है गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो लास्ट के वीडियोस में हमने BHU 2019 का पेपर का क्वेश्चन नंबर 60 तक हमने कर लिया था, पार्ट थर्ड के तक में। और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 80 तक में। ओके, और ये हमारा पार्ट 4 होने वाला है। लास्ट के पार्ट 3 अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसे विजिट करके जरूर देख लेना, ताकि आपको जो उसका सॉल्यूशन मिल सके एंड आप जो है 2021 का एग्जामिनेशन में जो है आप अच्छे से उसे दे सके। तो बिना देर किए अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ हाई स्पिन D6 ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स इज। तो चलिए इसका हम CFSE कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे D6 हाई स्पिन दिया हुआ है एंड ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स होता है वो कुछ इस तरीके से स्प्लिट करता है, ठीक है। ये आपके 3 ऑर्बिटल T2G के एंड ये आपके EG के, एंड यहाँ पे T2G में मतलब 6 इलेक्ट्रॉन का हमको फिल करना है। तो कैसे फिल करेंगे, देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन, ओके, ये 2 एंड ये 3 4 एंड 5 एंड ये आपका 6। इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। अब इसके लिए हम CFSE कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इंटू ये कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 0.6 हो जाएगा। माइनस में आ जाएगा कितना, कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन इंटू 0.4 आने वाला है। अब जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात लगेगी कि यहाँ पे एक पेयरिंग एनर्जी भी होगा। तो यहाँ पे +1 पेयरिंग एनर्जी, ठीक है, 1 पेयरिंग इलेक्ट्रॉन जो हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2 माइनस कितना हो जाएगा, ये होने वाला आपका 1.6 होने वाला है, ओके, +1 पेयरिंग एनर्जी, ओके। एंड ये कितना आ जाएगा, जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा -0.4। एंड एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ होल के साथ में एक डेल्टा नोट होता है, ओके। तो यहाँ पे भी होल के साथ में एक आपका यहाँ पे जो है इस तरीके से डेल्टा नोट होने वाला है, ओके। तो ये -0.4 डेल्टा नोट प्लस हो जाएगा आपका ये पेयरिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन नंबर C, बिकॉज यहाँ पे ये नेगेटिव को यहाँ पे ये नेगलेक्ट किया गया है सारे ऑप्शंस में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, ओके। अब हम बताते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्या बोला गया है, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट्स इन बोर मैग्नेट्रॉन 4, ये एंड ये 2 कंपाउंड हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। तो कि इसके आंसर में मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, इसके आंसर में यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें डाउट्स हैं, बिकॉज ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। कैसे, चलिए हम सॉल्व करते हैं। इसमें अगर आप क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो ये आपकी आने वाली है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी +3 हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें, ठीक है। एंड इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा D3 सिस्टम, ओके। अब देखिए इसमें आप इलेक्ट्रॉन फिल करें तो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल होगा, ये हो गया आपका 5 ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5, ओके। एंड 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो ये 1 ये 2 एंड ये 3, ओके। जैसे आपने 3 इलेक्ट्रॉन फिल किया तो यहाँ पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, N = हो गया 3 एंड मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 × 3 + 2। तो ये आने वाला है आपका, आने वाला है करीब ये आने वाला है आपका 3.87। अब एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे देखिए CR2 दिया हुआ है, ओके। तो ये 1 CR के लिए हो गया, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा, ये इंटू 2 चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7.74 आ जाएगा, ओके। ये आपका आ गया क्रोमियम के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए ये अगर आपका आ गया तो ऑप्शन नंबर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ओके। इन दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। अब देखिए इसके लिए करते हैं तो इसका भी आ जाएगा +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। तो इसमें देखिए इसमें भी D3 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा एंड ये दोनों एक ही फैमिली के हैं, ओके। क्रोमियम में जो है क्रोमाटन जो होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एक ही फैमिली के हैं, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आपका D3 हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन जब आप पुट करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 हो जाएगा, ओके। तो देखिए पेयरिंग देगा, ये पेयरिंग इसलिए देगा बिकॉज जो आपका ये W जो है आपका ये जो आपका थर्ड पीरियड का एलिमेंट नहीं है, थर्ड से जैसे ही आपको पता है फोर्थ फिर जाते हैं तो वो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह आपके साथ में जितने भी लिगेंड्स होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ऐड करते हैं, तो ये आपको यहाँ पे पेयरिंग दे देगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओनली 1 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 1 × 1 + 2 हो जाएगा रूट में। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 एंड 3 का आ जाएगा 1.73 आने वाला है, रूट में निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 1.73 आ जाएगा। एंड 1.73 से 2 W को करेंगे तो 2 से करेंगे तो करीब करीब आपके कितने आ जाने वाले हैं, 3 पॉइंट समथिंग आपके यहाँ पे आने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में कहीं पे भी 3 पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका आंसर कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे B कर सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग रिडक्शन पोटेंशियल डायग्राम, आइडेंटिफाई द स्पीसीज विच डिसप्रोपोर्शनेट
इन द सॉल्यूशन स्पॉन्टेनियसली। अब यहाँ पे आपको पूछा क्या है, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन, मतलब डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन को आप कैसे पहचानेंगे, जहाँ पे स्लाइटली आपका ऑक्सीडेशन भी हो एंड रिडक्शन भी हो, उसे आप बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। ओके, जहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ हो रहा हो उसे आप बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए, इसमें अगर आप हम पहचानने की बात करें, ओके, तो इसमें आप कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना है, जहाँ पे स्लाइटली इंक्रीज हो जा रहा है एंड स्लाइटली डिक्रीज हो जा रहा है, तो उस केस में आप बोलेंगे कि ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस केस के लिए अगर हम देखें, यहाँ पे बात करें आंसर के लिए, तो यहाँ पे देखिए एक केस में MnO4 2 माइनस एंड Mn3 पॉजिटिव केस में देखिए यहाँ पे 0.56 से स्लाइटली यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हुआ, लेकिन यहाँ पे स्लाइटली यहाँ पे और इंक्रीज हो गया। ओके, यहाँ पहले कम था फिर एक ही बार में इंक्रीज हो गया। एंड Mn+3 के केस में अगर आप देखें तो यहाँ पे कम था एंड एक ही बार में आपका यहाँ पे इंक्रीज हो गया लगभग 2 टाइम्स। तो इस केस के लिए हमारा डिस्प्रोपोर्शनल हमारा रिएक्शन शो करता है इस केस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होने वाला है इस केस के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। तो अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द Kp फॉर द रिएक्शन इज 0.26 at 1000 डिग्री सेल्सियस एंड 40.8 at 1300 डिग्री सेल्सियस के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज मोस्ट पॉसिबल। ठीक है, आपको यहाँ पे पूछा है कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पे मोस्ट पॉसिबल है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, कौन पॉसिबल है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे चारों ऑप्शंस को देखेंगे, यहाँ पे चारों ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे एंड यहाँ पे जो रिएक्शन गिवन है वहाँ पे देखेंगे, तो डेल्टा एस जो है आप देखेंगे उस जगह में पॉजिटिव है। ओके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू आप क्या होता है -RT/ln/Kp होता है। ठीक है, यानी Kp की वैल्यू जितनी कम होगी डेल्टा जी उतना ज़्यादा पॉजिटिव होगा, यानी वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। यानी Kp की वैल्यू जितना ज़्यादा होगा वो रिएक्शन उतना ही यहाँ पे डेल्टा जी जो है आपका नेगेटिव होने वाला है एंड उतना ही ज़्यादा है जो है आपका यहाँ पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने वाला है। तो अगर स्पॉन्टेनियसटी को हम इस केस के लिए समझे एंड दूसरे केस के लिए अगर हम बात करें, यहाँ पे जो डेल्टा एस है यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है, तो रिएक्शन से अगर हम बात करें तो डेल्टा एस तो पॉजिटिव होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे सेकेंड एंड ऑप्शन यहाँ पे डी में डेल्टा एस पॉजिटिव है। लेकिन अब हम बात करें स्पॉन्टेनियस के केस के लिए, आपका डेल्टा जी इज इक्वल टू आप एक केस में पढ़ा होगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अगर ये हमारा पॉजिटिव हो गया तो इसे हमारा नेगेटिव होना होगा। ओके, तो ये भी हमारा नेगेटिव होना होगा, तो ये डेल्टा एस लेस देन 0 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, ये मेरे अकॉर्डिंग। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यूजिंग द, यहाँ पे क्या बोला गया है, यूजिंग द फॉलोइंग डेटा स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी। स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी पूछा गया है। तो आपको पता है जो स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी होता है वो क्या होता है, वो होता है डेल्टा एस स्टैंडर्ड इक्वल टू होता है डेल्टा एस ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एस ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे रिएक्शन कौन सा दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रिएक्शन किसके लिए दिया हुआ है, CaCO3 जो है CaO और CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब CaCO3 किस में ब्रेक हो रहा है, आपका CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो डेल्टा एस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा CO2 का है उसको जो है इससे ऐड कर देंगे CO के साथ में एंड CaCO3 से माइनस कर देंगे। तो CO2 का कितना दिया हुआ है, हम देखें यहाँ पे 213.7 दिया हुआ है एंड CO का कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है प्लस 39.8 दिया हुआ है एंड उसमें माइनस क्या करेंगे CaCO3 का माइनस 92.9 करेंगे। ओके, तो अब देखें ये ऑप्शन कहाँ में दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये ऑप्शन हमें दिया हुआ है, ऑप्शन देखिए जो 92.9 आपका नेगेटिव में है एंड ये दोनों आपका पॉजिटिव में है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो आपका यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है, बस आगे पीछे करके यहाँ पे वैल्यू को दे दिया गया है। ओके, अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 के लिए हम बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 के ऊपर में, तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फॉर पैथेलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे pKa1 दिया हुआ है, pKa2 दिया हुआ है, द pH ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम एसिड पैथलेट इज क्लोज टू। तो देखिए इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, इन दोनों को आपको क्या करना है, सम करना है, pKa1 प्लस pKa2 डिवाइड बाई 2 कर देना है। ओके, तो pKa1 की कितना वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 2.95 प्लस 6.79 दिया हुआ है एंड डिवाइड बाई 2, जब आप इसे ऐड करके डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 4.87 के करीब आएगी एंड ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन। ओके, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, psi r is the wave function for 1s electron, its average distance for the molecule is। जो एवरेज डिस्टेंस क्या होगा, देखिए ये s ऑर्बिटल है, आपका पता है ये स्फेरिकल शेप में होता है एंड स्फेरिकल शेप में जो है
आपको जो कोऑर्डिनेट यूज़ करते हैं वो आप यूज़ करते हैं आर स्क्वायर डी आर, ओके, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, इस तरीके का कोऑर्डिनेट आप उसमें जो है डी टाउ की जगह में यूज़ करते हैं, जो आपने क्वांटम में पढ़ा होगा। तो इस केस के लिए अगर हम बात करें, जो हमारी एवरेज डिस्टेंस होगी वो हमारी हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी इस केस के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। ओके, अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो वो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। तो देखिए, द नॉर्मल मोड्स ऑफ CO2 मोलिक्यूल दोज आर IR एक्टिव। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे IR एक्टिव होगा? 3 मोड दिए हुए, एक बेंडिंग, एक सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग एंड एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं IR एक्टिव कौन होगा। IR एक्टिव वो होते हैं, या फिर IR को हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेशनल भी बोलते हैं। ओके, IR को हम वाइब्रेशनल बोलते हैं। अब वाइब्रेशनल एक्टिव कौन होंगे? जिनकी पास जो होती है, आपने सिलेक्शन रूल पढ़ा होगा, चेंजिंग डाइपोल मोमेंट होनी चाहिए। जिनकी चेंजिंग डाइपोल मोमेंट होगी वो आपका जो है वो क्या होगा? आपका IR जो है आपका एक्टिव हो जाएगा। जिनकी चेंजिंग डाइपोल मोमेंट होगी वो आपका IR एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे CO2 का 3 यहाँ पे एक बेंडिंग दिया हुआ, यानी CO2 इस तरीके से आपका दिया हुआ है। एक दिया हुआ सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, यानी C डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, यानी यहाँ पे दोनों तरफ जो है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है। एंड तीसरा है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। तो ये कुछ ज़्यादा खींच दिए इस तरीके से, एंड इसे थोड़ा सा खींचे हैं। अब देखिए, यहाँ पे सिंपली आपको डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर लेना है। देखिए, ये इधर कैंसिल कर देंगे, मतलब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। इस केस में इधर ज़्यादा हो जाएगा, इधर कम हो जाएगा, यानी म्यू नॉट इक्वल टू 0 इस केस के लिए। एंड यहाँ पे जो है म्यू नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो यहाँ पे म्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी जो बेंडिंग है उसमें डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो रहा है, मतलब ये आपका IR एक्टिव का। सबसे पहले तो आपको डाइपोल मोमेंट देखना है, उस मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट है या नहीं। इफ है तो अगर आप फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या देखेंगे, वहाँ पे आप ये देखेंगे कि वहाँ पर डाइपोल मोमेंट चेंजिंग हो रहा है नहीं। तो सबसे पहले बात तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है, एंड यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट है, यानी फर्स्ट एंड थर्ड पे डाइपोल मोमेंट है, लेकिन सेकंड पे डाइपोल मोमेंट है ही नहीं, तो थर्ड वाला यहाँ पे आपका एक्टिव होगा ही नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1 एंड 3 ओनली, यहाँ पे मॉलिक्यूल आपका होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एन टाइप सेमीकंडक्टर। कौन सा आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है? तो यहाँ पे देखिए, जो आर्सेनिक डोप्ड इन SI, ये आपका यह हो जाएगा आपका सेमीकंडक्टर हो जाएगा, एन टाइप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें यहाँ पे, स्टेशनरी स्टेट वेव फंक्शन ऑफ अ सिस्टम आर ऑब्टेन्ड व्हेन इट्स। देखिए, इसके बारे में मुझे एक्सप्लेनेशन तो नहीं पता, बट इसका मैं आपको करेक्ट आंसर बता सकता हूँ, क्योंकि आप हो सकता है कि अगर आपके नेक्स्ट में जो है क्वेश्चन ये अगर आ जाए तो आप यहाँ पर डायरेक्टली इसके आंसर को टिक कर सकते हैं, बिकॉज BHU जो है आपका क्वेश्चन चेंज नहीं करता है। ये बात मैंने आपको पहले ही बोल चुकी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो जाएगा इसका आंसर। ओके, ये हो जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है, 71 का क्या हो जाएगा? व्हेन अ फिजिकल ऑब्जर्वेबल फॉर अ सिस्टम इज मेजर्ड इन एन आइजन स्टेट ऑफ इट्स कोरेस्पॉन्डिंग सिस्टम, इट्स आइजन वैल्यू इज ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली एज द। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा यूनिक वैल्यू इन ऑल मेजरमेंट्स के कारण होता है ये। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं पता, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ। ओके ओके, अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 73 की बात करते हैं। द विड्थ ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन मे बी कंट्रीब्यूटेड बाय द फॉलोइंग लाइन broadening effect by appropriately adjusting the experimental conditions. All these effects can be eliminated except one. Which one of this? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनसर्टेनली ब्रॉडनिंग के कारण ये होता है। ओके, अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? द रिएक्शन बिटवीन X2 एंड Y वॉज फाउंड टू बी, जो है डिस्क्राइब दिया हुआ बाय द रेट एक्सप्रेशन। ओके, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है रेट इज इक्वल टू KX2 इंटू वाई स्क्वायर करके दिया हुआ है रेट इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विच कैन बी कमेंटेड अबाउट द रिएक्शन प्रोसेस। कौन यहाँ पे कमेंट करता है? ओके, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द मैकेनिज्म इज मोस्ट लाइकली टू बी मल्टी स्टेप हो जाएगा इसका आंसर। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 75। तो 75 में क्या बोला जा रहा है? When an activated complex is formed from two reactant molecules in a gas phase, it is generally assumed and that delta S has is less than 0. The assumption is based on assumption किस में बेस्ड होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा
फॉर्मिंग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ ट्रांसलेशनल रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इनटू वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के कारण ये होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 होने वाला है इस केस के लिए। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्लैंक्स कांस्टेंट हैज़ द सेम यूनिट। देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट के क्या होता है यूनिट, जूल पर सेकंड होता है। तो ये किसका वैल्यू होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एंगुलर मोमेंटम। इट इज़ बिकॉज देखिए अगर आप एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं क्या लिखते हैं, एल इंटू एल प्लस 1 एच बाय 2 पाई आप लिखते हैं, ये चीज़ लिखते हैं। ओके तो सॉरी एल प्लस 2 होता है, क्यों यहाँ पे एच बाय 2 पाई लिखते हैं। तो ये तो आपकी यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, यहाँ पे बचता हमारा एच है, और जो एच की जो यहाँ पे यूनिट हो जाएगी ये भी आपकी जूल पर सेकेंड ही आती है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द स्पेक्ट्रोस्कोपिक कांस्टेंट फॉर एनो मॉलिक्यूल, ये सारा वैल्यू हमें दिया हुआ है। ओके फॉर एनो जे इज इक्वल टू 0 टू जे इज इक्वल टू 1 ट्रांजिशन ओकर एट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ट्रांजिशन पूछा जा रहा है। तो मैंने अगर आपने मेरे रोटेशनल की वीडियोस देखी है तो मैंने आपको डेल्टा ई कैलकुलेट करने सिखाया था, एक ग्राउंड स्टेट से या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या फिर सेकेंड थर्ड इस तरीके से किया था। तो उससे मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था डेल्टा ई करके, वो क्या लिखा था 2b जे प्लस 1, ये फॉर्मूला मैंने दिया था। एंड यहाँ जो जे की वैल्यू है ये आपकी लोअर एनर्जी स्टेट है, यानी 0 एंड 1 में क्या हो जाएगा आपका ये 0 हो जाएगा। तो इसे आप क्या लिखेंगे, जे की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आपका 2b के करीब आएगा। एंड 2 इंटू बी का वैल्यू कितना आने वाली है, ये आने वाला है आपका 1.705। एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 3.410। देखिए यानी यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वैल्यू दिए थे उनका यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होने वाला है इस केस के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, आर स्क्वायर ई टू द पावर माइनस आर बाई 3 रिप्रेजेंट द रेडियल फंक्शंस ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए किया हुआ है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स, ठीक है, किसके लिए यहाँ पे ये फॉलो करता है। तो सबसे पहले हमें रेडियल फंक्शन जानना चाहिए हाइड्रोजन के लिए। तो उसका जब फॉर्मूला होता है आर टू द पावर एल ई टू द पावर माइनस जेड आर डिवाइडेड बाय एन ए नोट होता है। ओके ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, ये जो एल वैल्यू दी हुई है एंड यहाँ पे एल की वैल्यू 2 दी हुई है, आप अगर आप दोनों फॉर्मूला को मैच करेंगे तो एल इक्वल टू 2 आ जाएगा। एंड एल इक्वल टू 2 किसके लिए होता है, अगर हम बात करें 0 1 2 3 ये एस पी ये डी के लिए होता है। ओके ये आपका डी के लिए होता है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे आप आंसर फाइंड कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3D के केस के लिए आपका ये आंसर हो जाएगा। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द लिमिटिंग हाई टेम्परेचर मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी आपको सीपी पूछा गया है। सीपी क्या होगा ऑफ अ गैस फेज डायटोमिक मॉलिक्यूल, यानी डायटोमिक मॉलिक्यूल के आपको यहाँ पे पूछा गया है सीपी, सॉरी सीबी। तो सीबी के लिए आप क्या लिखेंगे, पहले आपका ट्रांसलेशनल, ठीक है, ट्रांसलेशनल जो होगा आपका ट्रांसलेशनल, या फिर मैं इसे डायरेक्टली लिखूँ सीबी इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल कितना होता है आपका 3 इंटू कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2r। एंड आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो रोटेशनल इसका हो जाएगा 2 इंटू 1/2r। एंड ये आपका देखिए जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है आपका लीनियर ही होगा, तो उसे आप क्या लिखेंगे। और चूंकि देखिए यहाँ पे जो है आपका हाई टेम्परेचर दिया हुआ है, इसीलिए जो है आप यहाँ पे इसके वाइब्रेशनल को भी आप यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो ये हो जाएगा 3n-5 इंटू आर हो जाएगा। ओके अब देखिए ये कितना हो जाएगा 3/2r, ये प्लस हो जाएगा आपका r प्लस यहाँ पे 3n-5 यानी 3 इंटू डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो 3 इंटू 2 -5 हो जाएगा इस केस के लिए इंटू r होने वाला है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 3/2r प्लस ये आपका r हो जाएगा, प्लस जो है ये आपका r हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 6 -5 हो जाएगा, ये आपका r हो जाएगा। एंड तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7/2r के करीब आपकी वैल्यू आने वाली है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होने वाला है इस केस के लिए। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, क्रिस्टल प्लेन्स कट थ्रू द क्रिस्टल एक्सेस एट विच वन हैज़ द मिलर इंडिसेस आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको आंसर निकालने के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, देखिए सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है 3 2 6 दिया हुआ है, तो इसे आप क्या करें रेसिप्रोकल कर दे, तो ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/2 एंड ये हो जाएगा आपका 1/6 हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों का जो है आपको यहाँ पे एलसीएम निकालना है, तो 3 2 1 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो यह आएगा आपका 6। अब सबको जो है 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो चलिए इसे हम सबको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इंटू 6, ये इंटू 6, ये इंटू 6। एंड आपको क्या करना है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी एंड आपको यहाँ पे सी पुट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6, यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6। ओके, तो ये 2a आ गया, 2 3 जा 6 यानी ये हो जाएगा 3b एंड 6 1 जा 6 यानी ये सी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे ये आ गया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
ए। तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशंस अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरीके के वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं। धन्यवाद, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।